हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। आपने पढ़ाई है कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे ऑपरेट होती है और कैसे एटमॉस्फेरिक एयर रेस्पिरेटरी पाथवे को ट्रैक को कंप्लीट करता हुआ या रेस्पिरेटरी पाथवे को क्रॉस करता हुआ अल्टीमेट कहाँ पहुँचता है, लंग्स। एंड लंग्स में भी मेजर किस साइट में पहुँचता है, अल्वोलाई, विच इज़ द मेजर एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द लंग्स, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होनी है। तो अब जो है गैसेस पहुंची हैं अल्वोलाई में, उनकी एक्सचेंज कैसे होगी, तो इट इज़ टोटली बेस्ड ओवर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दैट इज गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो आपसे पूछा जाए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स किस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ओवर सिंपल डिफ्यूजन, हैंस इट इज अ पैसिव प्रोसेस। लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टेबल या बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, मैं आपको बता दूं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैस, जो गैसेस मूव करती हैं इधर से उधर, वन साइड टू अनदर साइड, उसका जो अपना प्रेशर होता है, एक अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। सपोज एयर कंस्टिट्यूट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस, तो हर एक गैस का अपना डिफ्यूजिंग प्रेशर है एंड इंडिविजुअल डिफ्यूजिंग प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस इज सेड टू बी पार्शियल प्रेशर। सो गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब बात आती है कि जो गैसेस हैं वो रेस्पिरेटरी पाथवे को क्रॉस करते हुए अल्टीमेट कहाँ आ चुकी हैं, अल्वोलाई में, अल्वुलस में। सिंगल यूनिट इज सेड टू बी अल्वुलस विच इज सराउंडेड विद ब्लड कैपिलरी। लेकिन इस डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म एक्सप्लेन कर दूं, जो आपके एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज के साथ दी गई है कि क्या ये टेबल इंडिकेट कर रहे हैं। तो आ जाते हैं इस टेबल के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको लर्न भी करना पड़ेगा आपको, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, टेबल ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन वेरियस एयर, कि हर एक गैसेस का अपना कितना पार्शियल प्रेशर होता है, पर्टिकुलर ऑक्सीजन CO2 का इन डिफरेंट एयर, जैसे एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर क्या है, अल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर क्या है, या आर्टरी में कैसा है, वेन्योल में कैसा है, टिश्यू में कैसा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम O2 और CO2, यहाँ पे गैसेस दी हुई हैं जिसकी रिस्पेक्टिवली पार्शियल प्रेशर विच इज मेजर्ड इन mm of Hg एंड कंसंट्रेशन इज गिवन। अब आप ध्यान से देखें कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, 159 mm of mercury कॉलम, और कंसंट्रेशन कितनी है, 20.84। अल्वुलस के अंदर देखें हम, अल्वुलर एयर के अंदर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, 104 mm of mercury कॉलम। अब आप देखें कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, अल्वुलस पे कितना है, 104। अभी बताया मैंने कि एक्सचेंज ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिफ्यूजन पे। एंड गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ रश कर जाएंगी, कहाँ पे एंटर कर जाएंगी, अल्वोलाई में। अब बात आती है कि बाहर सफोकेटिंग एयर है, सपोज बाहर हाईली पोल्यूटेड एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, तो उस केस में एयर ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगी, क्योंकि हर एक गैस अपने हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। तो ये याद रखना। एटमॉस्फेयर में कितना पढ़ा हमने, 159 mm ऑफ मर्करी कॉलम। अल्वुलस में कितना पढ़ा बच्चों, 104 mm ऑफ Hg, दैट्स वाई एयर मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अल्वोलाई। अब एयर ऑक्सीजन कहाँ आ चुका है, अल्वोलाई में। क्लियर हो गया आपको। सेम थिंग, अब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो अल्वुलस के अंदर किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 का। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अल्वुलस में कितना है बेटा, 40 mm ऑफ मर्करी कॉलम। ध्यान से सुने, 40 mm ऑफ मर्करी कॉलम। और एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.3 mm ऑफ मर्करी कॉलम एंड 0.04% कंसंट्रेशन CO2 की। तो यहाँ पे CO2 कहाँ से कहाँ मूव कर जाता है, अल्वोलाई टू एटमॉस्फेयर, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, एटमॉस्फेयर टू अल्वोलाई, और CO2 कहाँ से कहाँ मूव कर रही है बच्चों, अल्वोलाई टू एटमॉस्फेयर। अब थोड़ी सी कंसंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि नीट में कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 20.84%। आप 21% पढ़ते आ रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट हम कितना लेते हैं, 21। अब जो एयर हमने इनहेल्ड की है अल्वोलाई में, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 19.6%, और जो एक्सहेल की है उसमें कितना है बेटा, 15.7%। मतलब हमारे अल्वोलाई में कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पहुंची थी, 19.6, और जब बाहर निकली
तो कितनी निकली 15.7। इसका मतलब हमने कितने परसेंट O2 को यूज कर लिया, 4% UT O2 रीच टू ब्लड। ध्यान से देखें, अल्वेलस में कितना पहुंचा 19.6, बाहर कितना निकला 15.7। तो हमने कितने परसेंट O2 को यूज कर लिया एक सिंगल एक्सचेंज में, 4% हमारे कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में। ये तो थी सिंपल पाथवे। अब आप देखें कि ऑक्सीजन कहाँ पहुंच चुका है बच्चों, अल्वोलाई में। तो क्या अल्वोलाई से ही सारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा या उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है या CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी ब्लड वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट कम ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। अब देखें यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है O2 का 40 और CO2 का कितना है 45। अल्वेलस के अंदर पार्शियल प्रेशर O2 कितना है बेटा 104। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकॉल करा देती हूँ आपको, ध्यान से आ जाते हैं हम अपने डायग्राम पे एक बार, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बेटा 104 mm ऑफ मर्करी कॉलम। O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है अल्वोलाई में 104 mm, और जो यहाँ पे ब्लड कॉन्टिन्यूसली इसको सराउंड कर रही है ब्लड कैपिलरी, उसके अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है O2 का 40। तो आप खुद ही देखें, अल्वोलाई में 104 mm ऑफ मर्करी कॉलम और ब्लड के अंदर कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40। दैट्स वाई ऑक्सीजन मूव फ्रॉम अल्वेलस टू ब्लड। कहाँ आती जाएगी अल्वेलस टू ब्लड, जब तक कि इक्विलिब्रियम ऑब्टेन ना हो जाए। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि जैसे जैसे ब्लड से ऑक्सीजन अल्वेलस से ऑक्सीजन कहाँ पहुँच रही है, ब्लड में। नाउ दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, ये कैसी हो जाएगी ऑक्सीजनेटेड। और आप देखें इसका पार्शियल प्रेशर कितना पहुँच चुका 100 mm ऑफ Hg। तो दिस ब्लड इज सेड टू बी डीऑक्सीजनेटेड व्हेन oxygen diffuse across alveoli and reach to blood, and now this blood is said to be oxygenated। तो इस ब्लड को आप क्या बोलोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप इम्प्योर ब्लड भी बोल देते हो लेमन लैंग्वेज में। एंड 104 दिस इज सेड टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब प्योर ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या आ चुका है, ज़्यादा। अगेन आप देखें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था बेटा 40, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है 45। तो आप खुद ही देखें डिफरेंस, अल्वेलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है कम, और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है ज़्यादा। तो CO2 कहाँ से कहाँ मूव करेगी, CO2 मूव फ्रॉम ब्लड टू अल्वेलस। तो अपना ब्लड कैसा होता जाएगा ऑक्सीजनेटेड। तो डायरेक्शन क्लियर हो गई आपको, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम अल्वोलाई टू ब्लड एंड CO2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू अल्वोलाई। तो ये प्रोसेस होती है एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आप देखें यहाँ पे O2 कितना है पार्शियल प्रेशर का 40 mm Hg, अपने अल्वोलाई में कितना था बेटा 104। तो अल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आएगी, अल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आएगी ब्लड में। यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 45, अल्वोलाई में कितना है 40। CO2 मूव फ्रॉम ब्लड टू अल्वोलाई, CO2 मूव फ्रॉम ब्लड टू अल्वोलाई। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन आती जा रही है, नाउ ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा होता जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और ब्लड का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर क्या होता जाएगा ऑक्सीजन का बढ़ता जाएगा। तो नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कितना इसका पार्शियल प्रेशर हो चुका ऑक्सीजन का 95 to 104 mm ऑफ Hg, और CO2 का कितना हो चुका बेटा 40 mm ऑफ Hg। तो अलग से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप देख ही रहे हैं कि अब ब्लड कैसा हो चुका है हमारा ऑक्सीजनेटेड। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टू टारगेट ऑर्गन, या हम कहें कि रिक्वायर्ड ऑर्गन के पास मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। सपोज दिस ऑक्सीजन रीच टू ब्रेन, कोई भी टिश्यू फ्लूइड, जैसे आपने सपोज मैं यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड का एग्जांपल दे दूँ, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन मेनाइंगस ऑफ ब्रेन। आपने 3 मेनाइंगस पढ़े हैं ब्रेन में, याद आ रहे होंगे आपको, और उनके बीच में आपने फ्लूइड पढ़ा है विच इज़ बिहेव एज हीट शॉक एब्जॉर्बर एंड दिस CSF टिश्यू फ्लूइड। अब यहाँ पे आप देखें टिश्यू फ्लूइड, ब्रेन हमारा कॉन्टिन्यूस वर्क कर रहा है एंड डिमांड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इंस्टेंट एनर्जी ब्रेन को चाहिए। हम कहें कि यदि 5 मिनट भी ब्रेन को ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए
तो ब्रेन कोमा में जा सकता है, ब्रेन डेथ हो सकती है। तो आप ध्यान से देखें, नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन और रिक्वायर्ड ऑर्गन। सपोज आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की डिमांड कहाँ बढ़ जाएगी? स्केलेटल मसल्स में। लेकिन आप कोई मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड कहाँ है ज़्यादा? ब्रेन को। तो अब आप देखें कि टिश्यू फ्लूइड ऑफ ब्रेन, मैंने एग्जांपल दे दिया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 40, और हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 to 104। तो अब ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड। और CO2 कितना है वहाँ पे? 45 of mmHg, और हमारे ब्लड में कितना है बेटा? 40 mm of Hg। तो यहाँ पे आप देखें कि CO2 मूव फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे जैसे CO2 आता जाएगा कहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। नाउ दिस ब्लड अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता जाएगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। तो नाउ दिस ऑक्सीजन रीच टू टिश्यू फ्लूइड एंड अल्टीमेट इनसाइड सेल, और जब सेल के अंदर एंटर करता है तो कितना पहुंचता है? 20 mm of Hg, विच इज सेड टू बी सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता ही है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड ऑक्सीजन टू जनरेट ATP। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन चलती है, क्रैब साइकिल चलती है, ETS चलती है, विच यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट ATP। तो यहाँ पे इनसाइड द सेल एंटर कर गया। तो एक बार फिर रिकॉल कराती हूँ कि एयर एटमॉस्फेयर से कहाँ आई बेटा? अल्वोलाई में। अल्वोलाई टू कहाँ पहुँची? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ऑक्सीजन पहुँचेगा इट बिकम ऑक्सीजनेटेड। क्या हो जाता है ये? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा टिश्यू फ्लूइड, एंड टिश्यू फ्लूइड अल्टीमेट टू इनसाइड सेल या सेल को सप्लाई कर देता है। यहाँ पे CSF गया तो CSF किसको सप्लाई करेगा? ब्रेन सेल को। अगेन इनसाइड सेल क्या चल रही है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस चल रही है यहाँ पे? सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और ETS। आप पढ़ के ही आए हैं कि 1 ग्लूकोज मेटाबोलाइज टू प्रोड्यूस 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर एंड 36 नेट ATP एंड 38 ग्रॉस ATP। तो 50 mm of Hg। अब जितना ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा उतना यहाँ पे क्या बढ़ता जाएगा? CO2। एंड CO2 यहाँ पे लेवल ज़्यादा है तो इट डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से कहाँ आ चुका? ब्लड में। एंड नाउ ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। वापस से ब्लड कहाँ पहुँचेगा? आपने दो तरह की सर्कुलेशन पढ़ी है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट वापस से ब्लड को कहाँ रिसेंड कर देगा? लंग्स के पास फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज की फिनोमिना चलती रहती है। तो ये हमारा कुछ सिंपल सा डायग्राम एक्सप्लेनेशन है इसी टेबुलर फॉर्म का। नेट स्पेशल बताऊं तो इंस्पायर्ड एयर कंटेन 19.6% O2, मैंने ऊपर ही रिकॉल कराया आपको। एक्सपायर्ड एयर कंटेन 15.7% O2, मतलब हम जितना इनहेल करके अल्वोलाई में पहुंचा उसमें ऑक्सीजन कितना था बेटा? 19.6%। एक्सहेल किया उसमें कितना था ऑक्सीजन? 15.7%। इसका मतलब एवरेज हमने 4% O2 गोज टू ब्लड फ्रॉम एयर। ये दिस साइन रिप्रेजेंट एंट्री कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कितने % गया है ईच ब्रीदिंग साइकिल में? 4%। इंस्पायर्ड एयर कंटेन 0.04% CO2। जो हमने एयर इनहेल किया उसमें कितने % CO2 था? 0.04। जो हमने एक्सहेल किया उसमें कितने % CO2 था? 3.6%। हैंस 3.56% CO2 गोज टू एयर फ्रॉम ब्लड। ब्लड से कितना CO2 में एक्सहेल करते हैं? 3.56, और O2 हम कितना इनहेल करते हैं? 4%। ये रेशो थोड़ा सा आपको डेविएटिंग की ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी में टू जनरेट ATP। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम अक्रॉस डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, कि गैसेस की जो टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है टू क्रॉस मेम्ब्रेन, टू क्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। आपने अभी देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके क्रॉस हो रही है? अल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के क्रॉस। and that exchanging membrane is said to be respiratory membrane which actually participate in diffusion। अब बात आती है क्या हर एक गैसेस की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं या सबकी सेम होती है? तो इट वेरी गैस टू गैस या इट वेरी डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर मिनट। ईच मिनट में जितनी गैस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूज होती है एंड दैट डिफ्यूजिंग टेंडेंसी ऑफ गैस इज सेड टू बी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी।
तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, हमारा मेजर फोकस किस पे है बेटा, ऑक्सीजन पे। इट इज 21 ml पर मिनट पर mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, कि 1 मिनट में अल्वेलस और कैपिलरी के क्रॉस कितने ml ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, 21 ml। एंड द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 इज 20 टाइम्स मोर देन O2, कि CO2 की जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, दैट इज अक्रॉस ब्लड कैपिलरी एंड अल्वेलस, इज 20 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लो। कि अब बात आती है कि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं इसमें तो हमारी सारी गैसेस एंटर हुई, ऑक्सीजन भी आई, CO2 भी आई, N2 भी आई, इनर्ट भी गैसेस आई, लेकिन सिर्फ ब्लड में ऑक्सीजन ही क्यों जा रही है, नाइट्रोजन क्यों नहीं जा रही, इनर्ट गैसेस क्यों नहीं जा रही, क्योंकि उनकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया ये टर्म। तो नेक्स्ट कम ओवर डीकम्प्रेशन सिकनेस, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। डीकम्प्रेशन सिकनेस, कि जो सी डाइवर्स होते हैं जब डाइविंग के टाइम पे जैसे जैसे वो सी लेवल से नीचे जाते हैं, प्रेशर क्या होता जाता है बेटा, बढ़ता जाता है। एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी गैसेस की बढ़ती जाएगी। अब तक नाइट्रोजन की जो ट्वाइस मोर देन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वाइस मोर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो एक बार ध्यान से देखें यहाँ पे डीकम्प्रेशन सिकनेस की, जैसे जैसे सी डाइवर नीचे जा रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिससे किसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, नाइट्रोजन की। नाउ नाइट्रोजन डिफ्यूज अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड एंटर्ड इनटू ब्लड। कहाँ पहुँच चुका नाइट्रोजन, ब्लड में। जब तक वो डाइविंग कंडीशन में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही वो सरफेस से ऊपर आते हैं अगेन प्रेशर क्या हो चुका, कम हो चुका। तो when divers come back to the surface where pressure decrease, hence the dissolved nitrogen जो ब्लड में डिजोल्व हो चुका है start bubbling out, बबल आउट होके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। सपोज दिस इज ब्लड कैपिलरी, अभी तक नाइट्रोजन डिजोल्व फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम हुआ ये बबल आउट होके ब्लड कैपिलरी में फ्लोट करने लगे। तो इट इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। जब बबल्स आ जाएंगे तो ये ब्लॉक कर देंगे ब्लड कैपिलरी को, एंड दैट कंडीशन इज सेड टू एयर एम्बोलिज्म इन्फेक्शन ड्यू टू ब्लॉक्ड वेसल। क्या होती है एयर एम्बोलिज्म इन्फेक्शन का मतलब, पूरी तरह से ये बबल्स ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक कर देते हैं, एंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टारगेट और नीडेड ऑर्गन कई बार पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो सी डाइवर्स को सबसे मेजर इशू किस चीज़ की आती है बेटा, डीकम्प्रेशन सिकनेस, एंड इट अराइज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड एट हाई प्रेशर, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है नाइट्रोजन स्टार्ट डिसॉल्विंग ब्लड या नाइट्रोजन स्टार्ट डिफ्यूजिंग अक्रॉस अल्वेलस। ये तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट कम ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। थ्रू दिस डायग्राम आई एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा जाता है निट में कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट होकर बनी है या किसके अक्रॉस गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो हेयर दिस ब्लैक स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है बेटा, दिस रिप्रेजेंट अल्वेलस। तो अब जो यहाँ पे आप सिंपल अल्वेलस बनाते थे दिस, तो ये अल्वेलस का थोड़ा सा एनलार्ज व्यू मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अल्वेलस है मैंने आपको बताया था बाहर की तरफ, यहाँ पे ये दिस इज सेट कंपोज्ड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, जब मैंने आपको न्यूमोसाइट सेल एक्सप्लेन किया था, और इसके नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हेयर दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर अल्वेओलर एपिथेलियल मेम्ब्रेन। और किस मेम्ब्रेन की बनी होती है आपकी अल्वेओलाई, स्क्वेमस एपिथेलियम, विच इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजन, ताकि डिफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो जब ये मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई तो दिस इज सेड टू बी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अल्वेओलस। तो अल्वेओलस की जो आपको दिख रही है दिस इज सेड टू बी, दिस इनर स्ट्रक्चर इज सेड टू बी हेयर एपिथेलियल मेम्ब्रेन विच इज कंपोज्ड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, और उसके नीचे कौन सी है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट कैप द सरफेस मॉइस्ट फॉर बेटर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब आ जाते हैं, इसको कौन सराउंड कर रही है बेटा, यहाँ पे दिस इज सराउंडेड विद ब्लड कैपिलरी। इसको कौन सराउंड कर रही है, ब्लड कैपिलरी। अभी मैंने डायग्राम बनाया था। तो दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, दिस इज सेड टू बी कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दिस इज सेड टू बी कैपिलरी एंडोथेलियम, और दोनों के बीच में जो स्पेस है, एंड दैट स्पेस इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल स्पेस।
तो ये जो मेम्ब्रेन है ये पूरी की पूरी ये कौन से किसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, अल्वेलर वॉल को, और ये मेम्ब्रेन किसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, कैपिलरी वॉल को। तो जो आप देख रहे हैं जिसके अक्रॉस गैस का एक्सचेंज हो रहा है, O2 अल्वेलस से कहाँ पहुंच रहा है, आरबीसी में, और CO2 आरबीसी से कहाँ पहुंच रहा है, अल्वेलस के अंदर। तो कितने मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैस एक्सचेंज हो रहा है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज सेड टू बी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन which allow diffusion of gases and its thickness is 0.2 mm थिकनेस होती है इसकी, एंड इट कंस्टिट्यूट, ये सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है बच्चों, अरेंज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, अल्वेलर एपिथेलियम, उसके नीचे आप आते हो तो आपको क्या दिख रहा है, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, थिन इंटरस्टिशियल स्पेस, जो दोनों अल्वेलस और ब्लड कैपिलरी के बीच में, देन कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। तो दिस 5 स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जिसके क्रॉस गैसेस एक्सचेंज होता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर निट। तो आप ये डायग्राम पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि नाउ ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वेलस कम टू आरबीसी। तो अब आपका ऑक्सीजन कहाँ आ चुका है, ब्लड में, और CO2 कहाँ जा चुका है, अल्वेलस में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस।